मम्मी ने मुझे भेजा चावल लाने के लिए और जब तक मैं दुकान तक पहुंची मैं यही भूल चुकी थी कि चावल कितने लेने थे। मैंने दुकानदार से कहा कि भैया चावल दे दो। दुकानदार ने तुरंत पूछा कितने चावल। मैंने कहा थोड़े से दे दो। दुकानदार ने फिर से पूछा कितने चावल। तो मुझे कुछ हल्का सा याद आ रहा था कि मम्मी कुछ 5 कह रही थी, तो मैंने फट से दुकानदार से कहा कि 5 चावल दे दो और दुकानदार ने भी तुरंत ही 5 चावल के दाने मेरे हाथ में दे दिए। उसे देखते ही मुझे पता लग गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है और तभी अचानक मुझे याद आया कि मम्मी ने तो कहा था 5 केजी चावल लाने के लिए। तुरंत ही मैंने दुकानदार को कह दिया कि भैया 5 किलो चावल दे दो और उसने भी तुरंत ही मुझे 5 किलो चावल दे दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, दुकानदार को इस चावल की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। पहला 5 या फिर 5 जो कि एक नंबर है, दूसरा केजी या फिर किलोग्राम जो कि एक यूनिट है। और आज की कहानी इज ऑल अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स क्लास 11th फिजिक्स का 1 शॉर्ट वीडियो हमेशा की तरह खत्म करेंगे पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। मम्मा ने कहा कि जरा बगल वाली दुकान से मुझे चावल ला दो। ओबीडिएंट बच्चे की तरह हम दुकान पर पहुंच गए और अंकल से कहा हमने कि अंकल जरा चावल दे दो। अब अंकल ने पूछा कितना। हमने कहा थोड़ा सा चावल दे दो। अंकल ने फिर से पूछा कितना चावल। हमने कहा ठीक है, खूब सारा दे दो। नाउ अंकल इज टोटली कंफ्यूज्ड कि उनको कितना चावल देना है। सो अंकल ने फिर से पूछा कि मुझे कितना चावल देना है। अब हमने सोचा कि यार मम्मा ने क्या बताया था, तो सडनली याद आया 5। तो हमने कहा कि अंकल आप 5 चावल दे। नाउ अंकल वाज काइंड ऑफ क्लूलेस, बट उन्होंने कहा ठीक है, ये लो 5 चावल। अब ये देखकर लगा कुछ तो गड़बड़ है। हमने फिर से सोचा और अब हमें याद आया, तो हमने अंकल को कहा कि अंकल 5 किलो चावल दे दो। सो नाउ अंकल नोज हाउ मच एग्जैक्टली ही हैज टू मेजर। तो अब अंकल ने 5 किलो चावल मेजर कर दिए। अंकल इज हैप्पी बिकॉज ही नोज हाउ मच एग्जैक्टली टू गिव। हम खुश हैं बिकॉज अब हमें डिसेंट अमाउंट में चावल मिल रहे हैं। मम्मा खुश है क्योंकि मम्मा ने जितने चावल मंगाए थे उतने चावल मम्मा को मिल रहे हैं, राइट। तो ये जो पूरी स्टोरी थी, इसमें कंफ्यूजन किस बात की थी? मेजरमेंट। कि राइस अंकल मेजर करेंगे तो उन्हें पता होना चाहिए हाउ मच टू मेजर, और मेजर करने के लिए उन्हें 2 चीजों की जरूरत पड़ी, 5 एंड केजी, राइट। तो 5 इज जस्ट अ नंबर, राइट, जो बताता है कि कितना। बट जब तक हम केजी नहीं बताएंगे तब तक ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि 5 क्या, 5 वॉट। 5 तो फिंगर्स भी होते हैं, 5 तो चावल के दाने भी होते हैं, राइट। बट द मोमेंट वी से 5 kgs, वी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड हाउ मच इट इज, राइट। अब आपने मुझसे पूछा कि मैम आपकी हाइट कितनी है, और मैंने फिर से कहा 5। 5 क्या? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर अगर हुआ तो इट इज लगभग इतना। इतनी तो नहीं है मेरी हाइट। 5 मीटर्स, दैट इज लाइक टू मच, उतनी ज्यादा भी नहीं है हाइट। 5 फीट, वेल दैट्स राइट। तो इसका मतलब जो यूनिट है दैट एक्चुअली टेल्स अस कि कितने बड़े चीज की हम बात कर रहे हैं। सो द मोमेंट आई से 5 फीट, सो लगभग एवरीबडी नोज हाउ मच ऑफ लेंथ और हाउ मच ऑफ हाइट इज 1 फीट, राइट। तो बेसिकली दिस इज वॉट यूनिट इज ऑल अबाउट। तो यूनिट क्या है? सो यूनिट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड
तब सबके लिए एवरीबडी नोज हाउ मच इज 1 kg, एवरीबडी नोज हाउ मच इज 1 मीटर, एवरीबडी नोज हाउ मच इज 1 लीटर. सो इट्स एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी. अब यहां पर मैंने छोटा सा एक टर्म यूज कर दिया, फिजिकल क्वांटिटी. वो क्या है? क्या हम हर क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं? नॉट रियली. जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. जैसे कि वजन हम मेजर कर सकते हैं, 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो, वी कैन मेजर इट. जैसे कि लेंथ, मीटर में 5 मीटर, 2 मीटर, 10 सेंटीमीटर, वी कैन मेजर लेंथ. सो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. वॉल्यूम इज अ फिजिकल क्वांटिटी. बता सकते हैं कि भाई इस बॉटल के अंदर कितना पानी है, 50 ml है, 500 ml है, 1 लीटर है. सो इट इज अगेन मेजरेबल. अगर बात करें टेम्परेचर की, करते तो हैं हम टेम्परेचर मेजर थर्मोमीटर से, राइट? आर्मपिट पे डाला और चेक किया, नॉर्मल टेम्परेचर है 98.3 है या फिर 100 है, फीवर तो नहीं है. सो बेसिकली वी कैन मेजर टेम्परेचर. सो टेम्परेचर अगेन इज अ फिजिकल क्वांटिटी. लेट अस टॉक अबाउट सम क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर नहीं कर पाते हैं. यार पता है, बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मुझे ये लेसन पढ़ने में, क्योंकि ये एक बहुत ही आसान लेसन है और बहुत ही एफर्टलेसली मैं मजे से समझ पा रही हूं. सो दिस शोज दैट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड, राइट? बट अगर आप मुझसे पूछो कि मैम आप कितना हैप्पी हो, कितना एग्जैक्टली कितना, तो मैं कहूंगी मैं बहुत हैप्पी हूं. नहीं मैम, एग्जैक्टली कैन यू मेजर आप कितने हैप्पी हो? क्लूलेस, राइट? मतलब मैं 2 लीटर हैप्पी हूं, नॉट मेकिंग एनी सेंस. मैं 5 kg हैप्पी हूं, नो सेंस अगेन, राइट? सो बेसिकली हैप्पीनेस इज समथिंग विच वी कांट रियली मेजर. हम इतना ही बता सकते हैं कि मैं बहुत हैप्पी हूं, मैं कम हैप्पी हूं, बहुत ज्यादा हैप्पी हूं, एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? तो इस तरह की जितनी एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं हमारी, चाहे वो हैप्पीनेस हो, फियर हो, सैडनेस हो, एक्साइटमेंट हो, वी कांट मेजर देम. सो दे आर नॉन फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है? अब इस लेसन के अंदर हम मेजरमेंट की बात करेंगे, राइट? मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली वी विल बी डीलिंग विथ कौन सा वाला क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी, ऑब्वियसली. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी गई है कि जितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके मुकाबले, उनके कंपैरिजन में द नंबर ऑफ यूनिट्स आर वेरी लेस. मतलब कुछ यूं समझो, जैसे एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के 10 नाम हैं, यानी कि बच्चे 10 हैं, नाम भी 10 हैं. ठीक है? एक सिचुएशन ये हो सकता है कि क्लास में 10 बच्चे हैं लेकिन नाम सिर्फ 3 हैं. मतलब क्लास में से 3 ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम है रोशनी, क्लास में 2 ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम है रोहन, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि बच्चे तो 10 हैं लेकिन काफी बच्चे हैं जिनका सेम नाम है, तो इसीलिए कुल मिला के टोटल 3 ही यूनिक नाम है उस क्लास में, है ना? तो कुछ इसी तरह का सिचुएशन यहां पर भी है, जहां पर फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारे हैं लेकिन जो यूनिट्स हैं वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स हैं. ठीक है? ऐसा क्यों? 2 कारण हैं. पहला कारण, कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो अलग अलग क्वांटिटीज हैं बट उनके यूनिट सेम हैं, जैसे कि वर्क एंड एनर्जी. दे आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बट दोनों की यूनिट है जूल. दूसरा रीजन ये है कि काफी सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनकी जो यूनिट होती है दूसरे यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से वो बना लेते हैं. जैसे मान लो जब मुझे लेंथ मेजर करना होता है, राइट, तो हम मीटर या सेंटीमीटर का यूज करते हैं. लेकिन जब मुझे एरिया मेजर करना होता है, राइट, तब हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? कोई नया यूनिट नहीं लाते हैं हम, तब हम यूज करते हैं मीटर स्क्वायर. तो बेसिकली मीटर, 2 मीटर के कॉम्बिनेशन से बना दिया मीटर स्क्वायर, एक एरिया का यूनिट बन गया. जैसे हम लेंथ मेजर करते हैं मीटर से, हम टाइम मेजर करते हैं सेकंड से, तो मीटर और सेकंड ये 2 अलग अलग यूनिट्स हैं. लेकिन जब हम स्पीड मेजर करते हैं तो हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना लेते हैं एक यूनिट जो कि है मीटर पर सेकंड, राइट? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज अपने यूनिट्स बना लेते हैं. तो चलो अब देखते हैं कि यूनिट्स को हम कैसे 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला बेसिक यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डिराइव्ड यूनिट. तो ये जो यूनिट्स होते हैं ना, दे आर लाइक द ओरिजिनल यूनिट्स, मतलब इनमें ओरिजिनलिटी होती है, ये दूसरों के यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से नहीं बनते हैं.
ठीक है, जैसे वो सुना है ना, यूट्यूब ओरिजिनल्स, अमेजॉन ओरिजिनल्स, मतलब जो उनकी ओरिजिनल सीरीज होती है उनमें वो ये ओरिजिनल वर्ड डाल देते हैं, है ना। तो उसी तरीके से देखो, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर जो है लेंथ का खुद का यूनिट है, वो किसी और के यूनिट से डिराइव्ड नहीं है। टाइम का यूनिट सेकंड इज अ बेस यूनिट, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन इज अ बेस यूनिट, राइट। मास का यूनिट किलोग्राम इज अ बेस यूनिट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेस यूनिट्स के या फिर फंडामेंटल यूनिट्स के। अब बात आती है डिराइव्ड यूनिट्स की। नाम से ही पता चल रहा है कि इन्हें हम किसी और यूनिट से डिराइव करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आप सोच सकते हो, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था यार। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ये हमने लेंथ के यूनिट से डिराइव किया। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर और सेकेंड ये दो यूनिट से डिराइव किया। डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, इसे भी केजी और मीटर से डिराइव किया। तो इस तरह के यूनिट्स को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। यहां तक क्लियर है? तो यहीं पर इंट्रोड्यूस करेंगे हम एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या होता है? एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। तो ये एक ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम फॉर मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि अलग अलग जगहों में, मतलब पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जगहों में हम बहुत सारे लोकल यूनिट्स यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब अपने घर से बाहर निकल के बगल वाली गली में माला खरीदने जाती हूँ, राइट, तो जो आंटी होती है उन्हें हम कहते हैं कि आंटी 2 हाथ माला दे दो। तो आंटी यूं माला मेजर करती हैं और हमें दे देती हैं, राइट। सो दैट इज हर वे ऑफ मेजरमेंट। अब आंटी के पास जाके मैं बोलती हूँ कि भाई 2 हाथ माला दे दो, आंटी तो समझ जाती है। अब कल अगर मैं फ्रांस चली जाऊं और वहां जाके दुकानदार को बोलूं कि गिव मी 2 हैंड माला, वो तो बेचारा क्लूलेस हो जाएगा। ही विल नॉट अंडरस्टैंड हाउ मच इज 2 हैंड और 2 हाथ माला, राइट। So basically this is where we need a global system for measurement, ताकि चाहे बंदा गांव में हो, चाहे बंदा शहर में हो, चाहे बंदा यूरोप में हो, यूएस में हो, कहीं भी हो, it will be the standardized system। सबको पता होगा how much is 1 kg, how much is 1 liter, how much is 1 meter and so on। तो इसीलिए आया ये एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास होते हैं टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स या फिर टोटल 7 बेस यूनिट्स, और बाकी के जो यूनिट्स हैं दे आर ऑल डिराइव्ड यूनिट्स। अब जाहिर सी बात है कि चूंकि सिर्फ 7 बेस यूनिट्स हैं, जानना तो बहुत 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 जरूरी है कि ये कौन से 7 बेस यूनिट्स हैं। चलो देखें। तो हमारे 7 बेस यूनिट्स, उससे पहले जानना होगा कि 7 बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो ये होती है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं बेस यूनिट्स, जैसे कि मीटर लेंथ के लिए, केजी या फिर किलोग्राम मास के लिए, सेकेंड टाइम के लिए, एम्पियर करंट के लिए, केल्विन टेम्परेचर के लिए, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, और कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए। तो अब हम एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बिल्कुल ध्यान देना है। एंड दिस टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, राइट। वाई आर वी टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स? क्योंकि जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं ना, तो हमारे पास नंबर्स होते हैं और कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े नंबर्स भी होते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि उस पूरे नंबर में कौन से मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने पूछा कि इस बॉटल की हाइट क्या है, ठीक है। आपने बोला कि इस बॉटल की हाइट है 16.23 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब देखो इस नंबर से मुझे क्या पता चलता है कि फॉर श्योर इसकी हाइट 16 तो है ही, राइट। जब मैंने 16.23 बोला है तो 16 तो पक्का से है ही, राइट। 0.2 भी पक्का से है। डाउटफुल क्या है? अब चूंकि 16.23 मेजर किया है ना, हो सकता है थोड़ा मेजरमेंट में गड़बड़ हुआ हो, अच्छे से नहीं देखा हो, तो शायद ये 16.25 था या 16.22 था, राइट। तो यानी कि जो मेरा लास्ट वाला डिजिट है ना 3, दैट इज काइंड ऑफ अनसर्टेन, ठीक है। तो इस 16.23 में 1, 6 और 2 ये तीनों तो मेरे सर्टेन है, लेकिन जो 3 है वो अनसर्टेन है। अब अगर मैं पूछूं कि 16.23 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप क्या बताओगे? सारे रिलायबल डिजिट्स यानी कि 1, 6 और 3
एंड द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट यानी कि 3। तो कुल मिला के कितने हो गए 4। तो यानी कि 16.23 में है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल लूं, लेट्स से मैंने पूछा कि आपके घर से आपका स्कूल कितना दूर है, आपने बोला 4.567 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो देखो, जब 4.567 बोला है तो 4.56 तो पक्का ही है, लास्ट का 7 में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, बट स्टिल हम 7 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमें सारे रिलायबल डिजिट प्लस तो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट चाहिए। तो यानी कि यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 वंस अगेन, है ना। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही हम बता पाएंगे कि किसी भी नंबर में, किसी भी गिवन नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो चलो रूल्स देखते हैं। ये सबसे पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये नंबर है 42.6943, सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2 3 4 5 6। सो दिस हैज टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सेकेंड रूल, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कि जैसे मान लो 4.0903, अगर इस तरह का नंबर है तो ये जो जीरोस हैं ये भी सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई कर रहा है, राइट। तो यहां पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2 3 4 5। सो टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, नेक्स्ट रूल, फॉर अ नंबर लेस देन 1, zeros on the right of decimal point but left of first non-zero digit are not significant। तो देखो पहली बार कुछ ऐसा मिला which is not significant, तो ध्यान से देखना है। for a number which is less than 1, जैसे कि for example let's say 0.0154, तो this number is less than 1। yes, बिल्कुल ये 1 से छोटा है। ठीक है, इसके केस में जो जीरोस हैं जो डेसिमल पॉइंट के, ध्यान से देखो, जो डेसिमल पॉइंट के तो राइट पे है, लेकिन जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है यानी कि 1 उसके लेफ्ट पे है, तो ये जो जीरोस हैं दीज जीरोस विल बी नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो यहां पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2 3। सो दिस नंबर विल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? अगला रूल, टर्मिनल जीरोस, जिसे हम ट्रेलिंग जीरोस भी कहते हैं, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर डेसिमल पॉइंट नहीं है वहां पर लास्ट के जो जीरोस हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अगर हमारे पास एक नंबर है 2900, ये इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, मतलब मुझे दिख नहीं रहा है, राइट, डेसिमल पॉइंट। तो ऐसे केस में जो ये लास्ट के जो टर्मिनल जीरोस होते हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो यानी कि इस नंबर पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2। ठीक है, अब टर्मिनल जीरोस का एक और कॉन्सेप्ट है, एक और रूल है बेसिकली, टर्मिनल जीरोस विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब देखो ये ना आगे जाके थोड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला है। तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज अगर हमारे पास ऐसा नंबर हो 2.900, तो यहां पर डेसिमल पॉइंट है, बिल्कुल है। तो यहां पर जो ट्रेलिंग जीरोस या फिर टर्मिनल जीरोस हैं, जो लास्ट वाले जीरोस हैं, ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो इस नंबर में टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो देखो बच्चों, ये जो रूल्स है ना दे आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। अगर ये रूल्स में कुछ कंफ्यूजन है तो आपको आगे भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो रूल्स से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाओ। अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात, चेंज ऑफ यूनिट्स डजंट चेंज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जैसे मान लो हम एक नंबर लेते हैं 43.2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं पूछूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, राइट। अब मैं कहती हूँ कि यार इसका ना यूनिट चेंज कर देते हैं, इसको मीटर में लिखते हैं। मीटर में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.432 मीटर। अब देखो ये जो जीरो है ये डेसिमल पॉइंट के पहले है, करेक्ट, ये 1 से लेस है नंबर, तो इसलिए ये वाला जीरो तो मेरा नॉन सिग्निफिकेंट है। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 3। अब मान लो इसे हम किलोमीटर में चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया 0.000432। अब यहां भी हम देख रहे हैं कि ये 1 से छोटा है और ये वाले जितने जीरोस है ना ये सारे के सारे नॉट सिग्निफिकेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 3, राइट। तो बेसिकली हम देख क्या रहे हैं कि हम यूनिट चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो दैट इज स्टिल द सेम।
इनफैक्ट अगर हम इसे मिलीमीटर में चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 432 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसमें सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब देखो यहां पर जो है ना एक घपला होने वाला है। अभी अभी मैंने क्या कहा कि यूनिट्स के चेंज होने के बावजूद भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन देखो अभी मैं एक ऐसा एग्जांपल दूंगी और आपको पूरा कंफ्यूज कर दूंगी। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैं कहती हूं 5.700 मीटर्स। ठीक है, अब आप पूछोगे ये 00 क्यों लगाया है? जस्ट टू मेक इट मोर प्रिसाइज वैल्यू को। ठीक है ना, तो मैं कहने कहा 5.700 मीटर्स। अब मैंने आपको कहा कि यार इसे चेंज करो तुम सेंटीमीटर्स में। ठीक है, आपने चेंज कर दिया, क्या अब हो गया? ये हो गया 570.0 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब 57 पहला वाला और दूसरा वाला दोनों ही केस में मेरे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। क्यों? डेसिमल पॉइंट है तो इसीलिए जो ट्रेलिंग जीरोज हैं, जो लास्ट के जीरोज हैं वो काउंट होंगे, तो दोनों ही केस में 4 हैं। तो अभी तक तो हम सही जा रहे हैं। अब मैंने कहा कि इसे ना मिलीमीटर में चेंज कर दो। अब क्या बन गया ये? अब ये बन गया 5700 मिलीमीटर। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर तो डेसिमल पॉइंट नहीं है, यानी कि जो लास्ट के 2 जीरोज हैं ये काउंट नहीं होंगे, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 2। बट मैंने किया क्या था? मैंने तो सिर्फ यूनिट्स चेंज किया था, तो मेरे लॉजिक के हिसाब से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो चेंज नहीं आना चाहिए था, बट आ गया। तो ये एक कंफ्यूजन आ गई हमारे सामने। तो इससे हमारी क्या लर्निंग हुई? इससे हमारी ये लर्निंग हुई कि किसी भी नंबर को लिखने का एक स्टैंडर्ड नोटेशन होना चाहिए, और उस स्टैंडर्ड नोटेशन को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो चलो सीखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं नंबर्स। तो चलो देखें कि ये साइंटिफिक नोटेशन आखिर होता क्या है। किसी भी नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं a × 10⁻⁵ सो दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, जहां पर व्हाट इज a एंड b, यहां पर b जो है दैट इज एन इंटीजर जिसे हम एक्सपोनेंट या फिर पावर की तरह लिख रहे हैं, और a जो है दैट इज द कोफिशिएंट जो कि एक रियल नंबर है। ठीक है, और इस a के लिए हम एक अलग नाम देते हैं विच इज कॉल्ड सिग्निफिकेंड। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर एक सिग्निफिकेंड होता है और एक एक्सपोनेंट होता है, सच दैट एक्सपोनेंट इज इंटीजर एंड सिग्निफिकेंट इज एनी रियल नंबर। क्लियर? तो चलो और क्लियर करते हैं विद एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 5000। छोटे से एग्जांपल्स लेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसे हमें किस फॉर्मेट में लिखना है? a × 10⁻⁵। तो 5000 को हम कैसे लिखेंगे? 5 × 10⁻3। तो देखो यहां पर जो 3 है दैट इज एन इंटीजर, जो 5 है दैट इज अ रियल नंबर, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से 0.00000076। इसे हम कैसे लिखेंगे? बिल्कुल उसी फॉर्मेट में, एक यहां पे नंबर होगा इंटू 10⁻ समथिंग। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे अब आप सोचोगे कि इसे हम कैसे लिखें, तो ये जो नंबर यहां पर आना है ना, सो दिस नंबर हैज टू बी अ नंबर। अब आप पूछोगे कि रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, यहां पर मैं 76 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मतलब पॉइंट को एग्जैक्टली कहाँ डालना है, 7 के बाद डालना है, 0.76 लिखना है, 7.6 लिखना है, 76.0 लिखना है, तो कहाँ एग्जैक्टली डेसिमल को डालना है। तो हमारी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि ये वाला जो नंबर है ना, जो a है ना, दैट इज लेस देन 10। ठीक है, तो हम इसे एक इस तरह का इंटीजर बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर उस केस में हम इस डेसिमल पॉइंट को यूं 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 शिफ्ट करते करते यहां पर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7.6। तो ये 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 जंप्स मारे हैं हमने, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6। -6 क्यों? क्योंकि हम राइट की तरफ जंप मार रहे हैं। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमने अपनी बेसिक मैथमेटिक्स में सीख रखी है। इनफैक्ट हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो भी बच्चे मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी हमने साइंटिफिक नोटेशन को काफी डिटेल में डिस्कस किया है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 7.6 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, अब देखो कि साइंटिफिक नोटेशन यूज करने से किस तरह से जो पिछले डिस्क्रिपेंसी की मैंने बात की थी, जिसमें यूनिट चेंज होते टाइम पे जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो गड़बड़ा जा रहे थे, वो कैसे सॉल्व होगा, वो डिस्क्रिपेंसी सॉल्व कैसे होता है। अब मान लो मैं बात करती हूँ 7.6 मीटर की,
7.6 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे? 7.6 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। इसे अगर हम किलोमीटर में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? 7.6 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोमीटर, राइट। तो यानी कि अब जो है ना, मेरे पास वो जीरो के साथ खेलने की कोई गुंजाइश नहीं है, राइट, क्योंकि यहां पर हमेशा क्या है? 7.6। सिर्फ मेरा ये जो पावर है दैट कीप्स चेंजिंग, ठीक है। तो अब फटाफट से कुछ रूल्स देखते हैं फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हालांकि ये रूल्स हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, लेकिन चलो फटाफट से फिर से देख लेते हैं। तो पहला रूल कहता है कि इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर आर इन ओरिजिनल नंबर विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। बोलने का मतलब ये है कि लेट अस सपोज कि हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहां पर 5.879 जिसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4, और दूसरा नंबर है 4.65 जिसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 6 और 5, ठीक है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक लंबा सा आंसर मिलता है, लेकिन हमारा आंसर कैसा होगा? हमारा जो रिजल्ट होगा इसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है ओरिजिनल नंबर पे। तो ओरिजिनल पहला नंबर में तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरे में 3 है, तो फाइनल रिजल्ट में कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3। तो इसीलिए हम फाइनल रिजल्ट को 27.3 ही लिखेंगे। सो दिस इज माय रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 बात करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जब हम बात करेंगे तब हमारा फोकस सिग्निफिकेंट फिगर्स पे नहीं होगा, तब हमारा फोकस होगा डेसिमल प्लेसेस पे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज हम ये नंबर्स को ऐड कर रहे हैं 6.121 प्लस 7.41 प्लस 8.123, ठीक है। तो देखो अब फोकस किस पे करो? डेसिमल प्लेसेस में। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 3। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 3, ठीक है। तो अब फाइनल रिजल्ट को सिर्फ अगर हम देखें, तो फाइनल रिजल्ट को अगर हम देखें तो वो ये आएगा, लेकिन मेरा रिजल्ट कैसा होना चाहिए? इनमें से सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस किसमें है? 2 में। तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट है उसे हम क्या लिखेंगे? उसे हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ही लिखेंगे, यानी कि दिस विल बी माय फाइनल रिजल्ट। क्लियर? तो ये है हमारे रूल्स। तो अब देखो बच्चों, अभी तक हमें ये तो पता चल गया कि जो आखिरी के डिजिट्स होते हैं ना वो अनसर्टेन होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन अनसर्टेन डिजिट्स के साथ हम क्या कर सकते हैं। एक ऑप्शन है कि हम इन्हें राउंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने पूछा कि यार आज तुम सुबह मॉर्निंग वॉक गए थे, तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया? रितु ने कहा कि मैंने 5.12 किलोमीटर्स कवर किया। अब जैसे ही रितु ने कहा 5.12, मुझे लगा कि यार ये जो 2 है ना ये तो अनसर्टेन है, शायद इसने 5.10 कवर किया हो, 5.11 कवर किया हो, राइट। अब रोहन ने कहा कि मैंने 5 किलोमीटर्स कवर किया। हो सकता है रोहन ने भी 5.1 या 5.2 किलोमीटर्स कवर किया हो, बट रोहन ने क्या किया? उसे राउंड ऑफ करके बता दिया 5 किलोमीटर्स, ठीक है। तो सबको समझ आ रहा है कि राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? मतलब जो लास्ट के जो अनसर्टेन डिजिट है ना उनको हम गायब कर देते हैं, उनको राउंड ऑफ करके हम एक अप्रॉक्सीमेट नंबर बता देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अभी हम सीखेंगे कि व्हाट इज द राइट वे टू राउंड ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो चलो अब राउंडिंग ऑफ के रूल देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं राउंडिंग अप की, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय राउंडिंग अप? चलो पता चलेगा। तो राउंडिंग अप में क्या होता है कि वी इंक्रीज द टर्मिनेटिंग डिजिट बाय 1 एंड ड्रॉप ऑफ द डिजिट्स टू द राइट इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज ग्रेटर देन 5। अब देखो सबसे पहले तो ये समझो कि इनसिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है और टर्मिनेटिंग डिजिट क्या होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दिस नंबर 5.4757, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि मुझे इस नंबर को राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो अभी तो 4 डेसिमल प्लेसेस है, बट मुझे जो है इसे राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो यानी कि कौन सा वाला डिजिट मेरा इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा? ये चौथे प्लेस पे जो डिजिट है, क्योंकि मुझे वो चौथे प्लेस का डिजिट चाहिए ही नहीं, तो ये 7 हो जाएगा मेरा इनसिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। और टर्मिनेटिंग डिजिट कौन सा होगा?
अब मुझे 3 प्लेसेस तक चाहिए, तो मतलब थर्ड प्लेस पे जो डिजिट है दैट इज माई टर्मिनेटिंग डिजिट। ठीक है, सबको समझ आ गया? टर्मिनेटिंग मतलब लास्ट का। अब मुझे अप टू 3 प्लेसेस चाहिए, तो थर्ड प्लेस वाला डिजिट इज टर्मिनेटिंग डिजिट। उसके बाद के जो डिजिट है दे आर इनसिग्निफिकेंट। सिंपल, ऐसे याद रहेगा। अब देखो, राउंडिंग अप का मतलब होता है कि अगर जो भी मेरा इनसिग्निफिकेंट डिजिट है, जैसे कि यहां पर मेरा इनसिग्निफिकेंट डिजिट क्या है 7, तो यहां पर 7 है मेरा इनसिग्निफिकेंट डिजिट। एंड हम क्या देख रहे हैं कि इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज ग्रेटर देन 5। तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, जो मेरा टर्मिनेटिंग डिजिट है यानी कि 5, ये 5 क्या है, ये टर्मिनेटिंग डिजिट है, तो 5 के साथ हम ऐड कर देते हैं 1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 5, 6 बन जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसके राइट पे जो भी डिजिट्स हैं उनको हम ड्रॉप ऑफ कर देंगे, वो तो करना ही था। तो मेरा ये इस डिजिट को जब हम राउंड ऑफ करेंगे ये हो जाएगा 5.476 और इसे हम कहते हैं राउंडिंग अप। अप क्यों? क्योंकि 5, 7 को हम 6 लिख रहे हैं, मतलब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं, इसीलिए दिस इज कॉल्ड राउंडिंग अप। ठीक है, ठीक इसी तरीके से बात करेंगे राउंडिंग डाउन की। ठीक है, बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा कि राउंडिंग डाउन में क्या होने वाला है, लेकिन देखो ध्यान से सुनना। राउंडिंग डाउन मतलब इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहां पर ना कुछ इंक्रीज नहीं करेंगे। बेसिकली यहां पर हम हमारा जो टर्मिनेटिंग डिजिट है ना वो जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। सो लीव द लास्ट डेसिमल प्लेस एज इट इज गिवन एंड डिस्कार्ड ऑल द डिजिट्स टू इट्स राइट इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज लेस देन 5। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल लो, जैसे कि 5.4752। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे इसे राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो यानी कि मेरा इनसिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो जाएगा 2, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 इज लेस देन 5। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो मेरा टर्मिनेटिंग डिजिट है उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो टर्मिनेटिंग डिजिट यहां पर क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5.475 एंड ये मेरा हो गया राउंडिंग डाउन। क्यों? क्योंकि 52 की जगह हमने 5 लिखा, मतलब जो 52 था ना उसको बेसिकली 4752 से हमने इसको कम की तरफ कर दिया। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड राउंडिंग डाउन। ठीक है, तो ये 2 रूल्स बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अदरवाइज आप जब भी राउंड ऑफ करोगे ना तो आपको कंफ्यूजन होते रहेगा। ठीक है, 2 क्लियर हो गया। अब देखो तीसरा रूल, दिस इज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि व्हाट इफ द सिग्निफिकेंट डिजिट, द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज इक्वल टू 5, ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5 तो देख लिया, बट अगर वो 5 के बराबर हो तब क्या करेंगे। अब तब हमारे पास 2 सिचुएशंस हो सकती है। एक सिचुएशन हो सकती है कि द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट 5.4745। ठीक है, इसमें क्या है, जो मेरा इसको भी लेट्स एज्यूम कि मुझे राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो जो मेरा इनसिग्निफिकेंट डिजिट है दैट इज इक्वल टू 5। अब इसके पहले वाला जो डिजिट है उसी को हम प्रीसीडिंग डिजिट कह रहे हैं, तो ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है दिस इज इवन। तो इस केस में अगर मुझे राउंड ऑफ करना है तो मैं क्या करूंगी, इसको एज इट इज छोड़ दूंगी, मतलब 5.474, दैट्स इट। लास्ट का ड्रॉप ऑफ कर दिया, इनसिग्निफिकेंट डिजिट को तो एनीवेज ड्रॉप ऑफ करना था और बाकी एज इट इज छोड़ दिया। अब दूसरा एक केस हो सकता है कि जब प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड, उस केस में भी इंक्रीज बाय 1। फॉर एग्जाम्पल 5.4755, इस केस में मेरा लास्ट वाला डिजिट क्या है, जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट है दैट इज इक्वल टू 5, बट उसके पहले वाला जो डिजिट है दैट इज ऑड। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इस वाले डिजिट के साथ जो ऑड है उसके साथ हम +1 कर देंगे, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 5.476। तो इस तरीके से करते हैं हम राउंड ऑफ। तो फटाफट से एक एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज ईच साइड मेजर्स 7.203 मीटर। ठीक है, सो हाउ डू वी कैलकुलेट सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, यूजिंग द फॉर्मूला 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू 7.203 इंटू 7.203, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे इतना लंबा चौड़ा सा आंसर मिलेगा 311.299254। बट क्या हम इतना लंबा आंसर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? अभी अभी तो हमने रूल पढ़ा था, राइट, कि हम जो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं
करेक्ट। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में कौन सा रूल लागू होता है, जो भी नंबर्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, तो इसीलिए मेरा जो फाइनल रिजल्ट है उसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो मैं आंसर कैसे लिखूंगी, 311.2 लिखूंगी, नहीं 2 नहीं लिखूंगी क्योंकि मुझे अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये वैल्यू चाहिए, राइट। तो यानी कि इस वाले डिजिट के ऑनवर्ड्स मेरा ये सारा इनसिग्निफिकेंट है, करेक्ट। अब देखो इनसिग्निफिकेंट वाला डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसीलिए जो मेरा टर्मिनेटिंग डिजिट है उस पे हम +1 कर देंगे, तो इसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 311.3 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो इसमें हमने दोनों कॉन्सेप्ट लगाए, सिग्निफिकेंट फिगर वाला कॉन्सेप्ट भी लगाया और राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट भी लगाया। ये तो बहुत आसान था, क्यों बच्चों? तो बच्चा पार्टी, चलते चलते हमारी गाड़ी आ चुकी है इस लेसन के टुवर्ड्स द एंड, और अब हम करने वाले हैं कवर इसके आखिरी टॉपिक को, विच इज डायमेंशनल एनालिसिस। नाउ लेट मी टेल यू, है तो ये आखिरी टॉपिक बट दिस इज अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस लेसन से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो है तो लास्ट टॉपिक बट ध्यान देना है, ठीक है। तो डायमेंशन होता क्या है, तो बेसिकली डायमेंशन जो है ये हमें ये आइडिया देता है कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं उनसे रिलेटेड है। याद है लेसन के शुरू में मैंने बताया था कि 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं, राइट, और इन 7 बेस क्वांटिटीज की 7 बेस डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। तो कौन सी होती हैं ये 7 बेस डायमेंशंस, चलो देखें। तो ये रहे हमारे बेस क्वांटिटीज और उनके बेस यूनिट्स। तो अब टाइम है कि हम इनके बेस डायमेंशंस की बात करें। तो अगर बात करते हैं लेंथ की, तो इसका डायमेंशन है कैपिटल L, इसे हम डाल देंगे स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर मास की बात करें तो इसका डायमेंशन है कैपिटल M विद इन ब्रेसेस। टाइम की अगर बात करें तो इसका डायमेंशन है कैपिटल T। करंट की बात करें तो कैपिटल A। टेम्परेचर की बात करें तो कैपिटल K, और अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो मोल लिखेंगे इनसाइड द ब्रेसेस, और उसी तरह ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कैंडेला इनसाइड द ब्रेसेस। तो अब हमारे पास चाहे कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई हो, उस क्वांटिटी को हम इन 7 डायमेंशंस के टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे कि M, L, T वगैरह के टर्म्स में लिख सकते हैं, और इनको हम डाल देंगे एक स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर, और ये जो बन जाएगा इसे हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला, चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन होता क्या है। ये होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम स्क्वायर, एक तरीके से ये एक्सेलरेशन होता है। अब डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, सेम एज डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा L, और टाइम का क्या हो जाएगा कैपिटल T का स्क्वायर, तो बेसिकली ये हो जाएगा LT टू द पावर -2। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, बात करते हैं वर्क की, ठीक है। तो वही लॉजिक, वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा कैपिटल M। एक्सेलरेशन का अभी अभी हमने निकाला है LT टू द पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा L, तो ये क्या हो जाएगा M L स्क्वायर। ये कैसे हो रहा है, L टू द पावर 1 इंटू L टू द पावर 1, तो क्या हो जाएगा L टू द पावर 1 + 1, राइट, और T टू द पावर -2। तो ये हो जाएगा वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। तो काफी सिंपल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ऑल दैट यू नीड टू नो इज कि वर्क किस तरीके से जो हमारे बेस क्वांटिटीज है उनसे रिलेटेड है। तो ये तो था डायमेंशनल फॉर्मूला। अब एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या होता है, जब भी हम एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलता है, और उस इक्वेशन को हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे अभी अभी हमने वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला M L टू द पावर 2 T टू द पावर -2, बट जब हम इसे इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे W विद इन ब्रेसेस इज इक्वल टू विद इन ब्रेसेस M L टू द पावर 2 T टू द पावर -2, तो इसे हम कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, क्योंकि यहां पर हम LHS और RHS को इक्वेट कर रहे हैं,
राइट। उसी तरीके से अगर हमें प्रेशर को लिखना हो तो देखो P को ब्रेसेस के अंदर डाल दिया इज इक्वल टू ml टू द पावर -1 T टू द पावर -2 ना। एक छोटा सा होमवर्क दूंगी मैं यहाँ पर आपको, और वो होमवर्क ये है कि प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आप खुद से निकालो, और इसके लिए एक हिंट भी दूंगी। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो सभी लोग इसको निकालो और कमेंट में मुझे बताना कि आप इसे करेक्टली निकाल पाए हो या नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। एक कॉमन सा क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस का काम क्या है, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसके दो एप्लीकेशन है बेसिकली। एक तो ये कि ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करने में यूजफुल होता है, और दूसरा ये कि अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कोई रिलेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो ये हमें ये वेरीफाई करने में हेल्प करता है कि वो रिलेशन करेक्ट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये जो रिलेशन है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि हमारा काइनेमेटिक्स का सेकेंड लॉ है, राइट। हम सभी को पता है कि ये एक ट्रू लॉ है, बट ये इक्वेशन सच में करेक्ट है या नहीं, इसको हम डायमेंशनली भी प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है दैट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड का डायमेंशन। तो चलो इसी इक्वेशन का एग्जांपल लेते हुए हम देखते हैं कि वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो इसके अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? S क्या है? दैट इज बेसिकली द डिस्टेंस कवर्ड, करेक्ट। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? L, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो उसमें क्या है? U इंटू T। व्हाट इज U? U इज बेसिकली स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो ये हो जाएगा L T टू द पावर -1। टाइम का हो जाएगा कैपिटल T प्लस, अब कांस्टेंट को हटा दो, 1/2 है, उसका कुछ डायमेंशन तो होगा नहीं। अब उसके बाद क्या है? A, यानी कि एक्सेलरेशन। अभी अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, L T टू द पावर -2 इंटू T स्क्वायर, यानी कि कैपिटल T स्क्वायर। तो ये हो जाएगा L T टू द पावर -1 प्लस 1, तो T टू द पावर 0, यानी कि T गायब। तो इधर हो जाएगा L प्लस, यहां क्या हो जाएगा? L, करेक्ट, क्योंकि T टू द पावर -2 प्लस 2, तो ये भी T गायब। तो इधर भी क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का जो डायमेंशन है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, दैट इज द सेम। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो बच्चों यहां पर एक बहुत 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 जरूरी बात पे ध्यान देना है। कोई भी इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट मतलब तो अब सबको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन बराबर है। तो कोई भी इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वैसे भी बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन होगा। क्यों? क्योंकि जो एक प्रॉपर करेक्ट इक्वेशन है उसमें बहुत सारे कांस्टेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे डायमेंशन लेस क्वांटिटीज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट। तो इसीलिए जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, इट नीड नॉट बी द एग्जैक्ट करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, दैट मीन्स दैट इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। मतलब अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ठीक है, इसका मतलब वो इक्वेशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसीलिए डायमेंशनल एनालिसिस से हम हमेशा ये चेक करते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो एटलीस्ट दैट इक्वेशन कैन एग्जिस्ट। अब जब हम कांस्टेंट्स की बात करते हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि कांस्टेंट है मतलब उसका डायमेंशन नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। कांस्टेंट्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी कि वो कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू कांस्टेंट है, बट दे हैव डायमेंशन। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट, राइट। जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, बट उसकी जो वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट, बट उसका डायमेंशन होता है, राइट, बिकॉज इट हैज द सेम डायमेंशन एज स्पीड। उसी तरह अगर आप बात करो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, इसके डायमेंशन होते हैं बट इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। दूसरी तरफ कांस्टेंट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी कि वो कांस्टेंट होते हैं बट उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, जैसे कि पाई। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल पर चलते हैं फ्री बैचेस फॉर 11th and 12th।
क्लास 11th के बच्चों के लिए अथर्व बैच मंडे टू फ्राइडे एट 4:30 PM और क्लास 12th के बच्चों के लिए अनंत बैच मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। तो बच्चा पार्टी, with this we have reached towards the end of this lesson on units and dimensions and I hope कि इस वन शॉट वीडियो से आपके यूनिट्स एंड डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट्स हो चुके होंगे क्रिस्टल क्लियर। घबराने की कोई बात नहीं, इसके बाद भी एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद थोड़े बहुत क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करने हैं और तब तक में हमारा अगला वीडियो तो आ ही जाएगा। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सजेशन हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। सो एवरीबडी शुड स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।